अब नर्वस ट्रांसमिशन यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कंडक्शन कैसे होगा। द कंडक्शन ऑफ सिग्नल बिटवीन one neuron to the other अब देखिए पहले न्यूरॉन में जो नर्वस ट्रांसमिशन के लिए सिग्नल जनरेट होगा वो किस लिए हुआ, किसी तरह का उसे सेंसेशन मिला। ठीक है, सेंसेशन मिलने की वजह से उसने क्या किया, सोडियम चैनल ओपन किया। सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या हुआ, वहां पे डिपोलराइजेशन हुआ। डिपोलराइजेशन का दूसरा नाम हम लोग क्या दिए, एक्शन पोटेंशियल। यहां तक ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ मूव कर रहा था, किस साइड में, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना। एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन था उसके इनर साइड में लेफ्ट टू राइट यानी फ्रॉम साइटोन टू एंड प्लेट ऑफ द एक्सॉन उस तरफ जा रहा था। तो ये करते 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 कहां तक पहुंचेगा, जहां पे एक्सोनल नोड्यूल्स है उस तक आएगा। अब एक्सोनल नोड्यूल से आगे के न्यूरॉन में कैसे ट्रांसमिट होगा, उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं, है ना, कंडक्शन ऑफ सिग्नल बिटवीन द न्यूरॉन, बिटवीन वन न्यूरॉन टू द अदर। अब मान लेते हैं कंडक्शन सिग्नल यहां तक पहुंचा, इस पार्ट तक, एक्शन पोटेंशियल। अब यहां तक पहुंचने के बाद एक इवेंट होता है, सम आयोनिक चेंज, आप इसको कह सकते हैं। कुछ आयनिक चेंज होता है जिसके वजह से क्या होता है, देखे होंगे ये एक्सोनल नोड्यूल है, राइट, एक्सोनल नोड्यूल है। अब एक्सोनल नोड्यूल में वेसिकल्स भरे पड़े हैं, है ना, और इन वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अब जैसे ये सिग्नल एंड पोर्शन तक आएगा, इन वेसिकल्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज ना भूलें, यहां अगले न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट यानी डेंड्राइट हम मान सकते हैं, और ये पूरा सिस्टम कहलाएगा साइनैप्स। ये पूरा सिस्टम कहलाएगा साइनैप्स। ठीक है, ये एरिया क्या कहलाएगा, पोस्ट साइनैप्टिक क्लेफ्ट, और ये प्री साइनेप्टिक एरिया, और ये वेसिकल्स प्री साइनेप्टिक वेसिकल, क्लेफ्ट, खाली ऐसे खाली जगह, कोई डिप्रेशन, उसे क्लेफ्ट कहें। ये डिप्रेशन टाइप है इसलिए क्लेफ्ट करें। अब इस क्लेफ्ट पे क्या होता है, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, यहां रिसेप्टर्स लगे होंगे किसके लिए,
ये रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर्स या न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स। यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर्स लगे हुए रहेंगे। अब जैसे ही यहां पे आयनिक इंटरफेरेंस होगा, आयनिक चेंजेस होंगे, ये वेसिकल्स क्या होंगे, आगे की तरह मूव करेंगे और इस मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होंगे। ठीक है, यहां तक ड्रॉ कीजिए। as soon as the signal, और सिग्नल मतलब एक्शन पोटेंशियल, as soon as the signal यानी एक्शन पोटेंशियल reaches end part of the axon, ionic change occurs and leads to migration of the post, not the post but pre, of the presynaptic vesicles towards the membrane of axon nodule facing cleft। ये क्लेफ्ट हो गया है ना, तो उस क्लेफ्ट को जो फेस कर रहा है उस तरफ चल देगा। As soon as
हो गया। ये तो हम लोग ड्रॉ भी किए थे, इसलिए आप लोग को समझने में आसान भी होगा। यहाँ तक आ गए। अब देखिए, तो हम लोग इस छोटे से एरिया को देखें, है ना, इतना डिटेल नहीं, इतना छोटा सा एरिया को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो वेसिकल्स यहां पर आ गए, वेसिकल्स यहां पर आ गए, राइट, और इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। अगले कदम में क्या होगा, इन वेसिकल्स के ज्वाइनिंग पॉइंट्स जो एक्सोनल नोड्यूल के साथ है वो हो जाएंगे ओपन, या ऐसे कर सकते हैं, ये ड्रेन आउट अप करेंगे यहां से, ये यहां से बाहर आ रहे हैं बाय डिफ्यूजन, ऐसे समझ सकते हैं। बाहर आने के बाद इसका वेलकम करने के लिए क्लेफ्ट बैठा हुआ है विथ इट्स रिसेप्टर्स ऑल अलोंग, रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स के साथ जाके ये बाइंड करेगा। ये हो गया बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स with their receptors, और इन रिसेप्टर्स के बाइंड करने के बाद फिर क्या होगा, डिपोलराइजेशन एट एक्सॉन हिलॉक। और आपको याद ही होगा एक्सॉन हिलॉक कौन सा जगह है जहां से साइटोन में से एक्सॉन स्टार्ट होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट। तो वहां पर फिर डिपोलराइजेशन इंड्यूस होगा, और फिर जैसे पिछले वाले न्यूरॉन में डिपोलराइजेशन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था, उसी तरह से बढ़ते हुए फिर वो उसके एंड पॉइंट यानी एक्सोनल नोड्यूल तक जाएगा। इस तरीके से ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक नर्वस ट्रांसमिशन हुआ। ठीक है, अब देखिए, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ ये किसके माध्यम से हुआ, केमिकल्स। इसीलिए ये जो प्रोसेस हम लोग देखे, दिस इज कॉल्ड केमिकल साइनेप्स। ये जो साइनेप्स है, ज्वाइनिंग है, इसमें नर्वस ट्रांसमिशन का मेथड है साइनेप्स में विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, दैट इज व्हाई दिस इज केमिकल साइनेप्स। और ये केमिकल के मदद से एक ट्रांसमिशन प्रोसेस। तो यहां लिख देंगे थ्रू केमिकल साइनेप्स। पीछे का हो चुका है, इसका तो जरूरत नहीं है।
हो गया। अब एक चीज यहाँ पे, अच्छा डन। अब एक चीज सोचिए, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इसके साथ परमानेंटली बाइंड करके रह गए तो लगातार आगे वाले में सिग्नल जाता रहेगा, रुकेगा कैसे? कोई तो मेथड होना चाहिए, क्योंकि उस समय तक तो ठीक है जब तक सिग्नल आ रहा है, पीछे वाले में आ रहा है, आगे तक वो ट्रांसमिट हो रहा है। जब पीछे वाले को, जो फर्स्ट न्यूरॉन है उसको ट्रांसमिशन जब रुक गया, उसको जब किसी तरह का सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो वाई फॉर के आगे की तरफ वो सिग्नल पास ऑन करेगा? नहीं करना चाहिए, इट शुड स्टॉप। तो स्टॉप करने के लिए इसके पास मेथड रहता है क्या? यहां इस एरिया में, ये जो साइनेप्स वाला एरिया है, मतलब ये नोड्यूल और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, साइनस के बाद वाला मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ रहता है और उसमें रहता है एक एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। और ये जो आप न्यूरोट्रांसमीटर्स देख रहे हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं यहां पे ये हैं, इनका नाम है एसिटाइल कोलिन। इसमें एसिटाइल ग्रुप और कोलिन ग्रुप आपस में जुड़कर इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए हैं एसिटाइल कोलिन, ठीक है। और ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ई फॉर एंजाइम, इसका काम है जैसे ही इसको एसिटाइल कोलिन कहीं दिखे वो जाके उसे तोड़ देगा, यानी एसिटाइल ग्रुप में और कोलिन ग्रुप में तोड़ देगा। जैसे ही ये टूटेगा उसका जो एसोसिएशन है इस रिसेप्टर के साथ, वो रिसेप्टर के साथ एसोसिएशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिस इज अ स्पून फॉर एग्जांपल, इस स्पून का यूज हम क्या करें, किसी चीज को पुल आउट करके हम खाने के लिए, राइट। ये स्पून तब तक स्पून की तरह काम करेगा जब तक इसका जो कैचर पोर्शन है वो और उसका हैंडल दोनों एक साथ है। मान लेते हैं हम ऐसा करें, उसका हैंडल और कैचर पोर्शन अलग कर दें। अब जरा स्पून से खा के दिखाइए, तो हैंडल उठाइएगा तो भी कुछ नहीं आ पाएगा और कैचर उठाइएगा तो हाथ भी आपके गर्म सूप में डूब जाएगा। तो नेचुरली ये दोनों जब एसोसिएटेड हैं तभी ये फंक्शनल स्पून है। एक भी हिस्सा इसमें से हट गया, इट इज नो मोर ए फंक्शनल। दैट इज द सेम वे is followed over here to stop down the transmission of the nervous reflexes towards the next neuron. So यहाँ पे क्या होगा, acetylcholinesterase will break the acetylcholine molecules and that is why this association with the receptors will go off. चूंकि वो अब पहले जैसे नहीं रहे, that is why उनका जो एसोसिएशन है वो खत्म हो जाए। और जैसे ही वो एसोसिएशन खत्म होगा, दिस रिसेप्टर्स आर फ्री अगेन। जैसे ही ये रिसेप्टर फ्री होंगे, नर्वस ट्रांसमिशन आगे और उसके आगे और उसके आगे स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इसीलिए लगातार तब तक आते रहेंगे जब तक यहां एंड पोर्शन में, अभी आप देखें है ना, आयनिक चेंजेस जब तक होते रहेंगे तब तक न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर आते रहेंगे और तब तक ये तोड़े जाते रहेंगे। उन्हीं में से कुछ होंगे जो सक्सेसफुली इसके साथ बाइंड करेगा और फिर थोड़ी देर के बाद वो भी तोड़ दिए जाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है, दिस न्यूरॉन्स शुड नॉट फायर फॉर लॉन्गर, अदरवाइज दे विल गेट एग्जॉस्टेड। इसमें बहुत एटीपी खर्च होता है, तो ये मोमेंटरी ट्रांसमिशन है इसी कारण। समझ में आ गया? दिस इज हाउ इट इज डन। as soon as
the transmission to the next is done. The enzyme acetylcholine esterase breaks the NT short में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। जैसे ही है ना मौका लगेगा एसिटाइलकोलिन को एसिटाइलकोलिन एस्टरेज तोड़ देगा। ड्यू टू दिस the receptors become free from NT यानी neurotransmitters and signal transmission stops। इस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट भी होगा, रुकेगा। कोई ना कोई एक चेक पॉइंट होना चाहिए ना। जैसे मान लेते हैं फैन ऑन के ऑफ करने का स्विच नहीं, ऐसा होता है क्या? कोई भी हम एपरेटस बनाते हैं तो उसको स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों का हम मेथड रखते हैं ना। तो स्टार्ट का तो मेथड आ गया एंड दिस इज द वे इट विल बी स्टॉप्ड। ठीक है, तो जो शुरू होगा उसे बंद भी होना चाहिए। दिस इज हाउ इट इज स्टॉप। द एंटायर प्रोसेस था केमिकल साइनेप्स का, और इस केमिकल साइनेप्स के मदद से है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्चुअली हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। ह्यूमन बॉडी में ज्यादातर जो न्यूरॉन्स हैं वो इसी तरह के हैं, केमिकल साइनेप्स, ऑलमोस्ट ऑल। एक और साइनेप्स होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है अगले तरह का, दूसरे तरह का साइनेप्स। और इसमें क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ठीक उसी तरीके से डिपोलराइजेशन ट्रांसमिट होता है जैसे कि एक्सॉन के दूसरे एरिया में हो रहा था। तो देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, तो जब एंड पॉइंट पे यानी एक्सॉन पहले एक्सोनल नोड्यूल तक है ना, ये चूंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं इसलिए ट्रांसमिशन यहां तक पहुंचेगा और इनके दूसरे मेम्ब्रेन को हम लोग ऐसे दिखाएं ताकि समझ में आए, नहीं तो यूनिफाइड हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, डिपोलराइजेशन ऐसे जंप करते हुए यहां तक पहुंचेगा इसके एंड पॉइंट तक, राइट। और ये मेम्ब्रेन और आगे वाले का मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट फ्यूज्ड है। इस वजह से क्या होगा, इसमें का आया हुआ डिपोलराइजेशन सिग्नल आगे को स्टिमुलेट कर देगा। स्टिमुलेट करने के वजह से फिर यहां पे सिग्नल पहुंचेगा और ये फिर इस तरीके से इस न्यूरॉन में आगे बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब है पहले से दूसरे न्यूरॉन में नर्वस ट्रांसमिशन ठीक उसी तरह से होगा जैसे कि एक एक्सॉन के एक पॉइंट से अगले वाले पॉइंट पर होता है। जैसे एडजेसेंट पॉइंट्स ए बी सी डी ऐसे करके हम लोग देखे थे, तो अगर ए पर आया तो आगे वाले पे हो जाता था, उस पर आया तो उसके आगे वाले पर। ठीक उसी तरीके से इसमें भी
नर्वस ट्रांसमिशन होता चला जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल उसी तरीके से नर्वस ट्रांसमिशन कर रहा है जैसे कि एक एक्सॉन में ये कंटिन्यूड फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे नर्वस ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली फास्टर होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, लेकिन ऐसे न्यूरॉन्स ह्यूमन बॉडी में रेयर है या न के बराबर पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफन ये लोअर एनिमल्स में होता है। ठीक है, एक दो सेंटेंसेस के बारे में। दीज आर फास्टर इन nervous transmission than the chemical synapse. Mostly found in lower animals. That's it. आपको पहले भी बोले थे कि देखिए ये चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक न्यूरॉन, न्यूरॉन के फंक्शन, और न्यूरॉन का फंक्शन क्या हो गया? नर्वस ट्रांसमिशन। दूसरा पोर्शन है हमारे नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इनके बारे में क्या क्या काम है। और तीसरा पोर्शन है सेंस ऑर्गन्स का, जिसमें दो सेंस ऑर्गन्स आपके बुक में है, एक है आई एंड एक है ईयर। तो हम लोग सेकंड पार्ट पे एंड करते हैं। यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब इसमें आएंगे ब्रेन। द मेजर पार्ट ऑफ CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मेजर पार्ट इसका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड उसका एक एसोसिएट है, ऐसे कर सकते। देखिए जितना भी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज है, मेमोरी है, इमोशंस है, इन सबों का सीट ऑफ एरिया कौन सा है? ब्रेन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे बॉडी का, क्योंकि ये पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना, चाहे वो वॉलेंटरी हो चाहे वो इनवॉलेंटरी हो, हर तरह के एक्शंस का कंट्रोल सेंटर यही है। भले हम लोग कहते हैं कि हार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन है, ये पार्शियल ट्रूथ है। पार्शियल ट्रूथ इसलिए है कि हार्ट केवल और केवल अपने कंडक्शन सिग्नल को जनरेट करने के लिए खुद पे निर्भरशील है ना। रेस्ट पार्ट, कब इसे ज्यादा पंप करना है, कब इसे कम पंप करना है ना, ब्लड फ्लो के रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजस्टमेंट, ये इंफॉर्मेशन उसे कौन देता है? ब्रेन। इसलिए इम्पार्शियल मतलब इनडायरेक्ट वे में ब्रेन के ही अंडर कंट्रोल में है कि नहीं। वो कब ज्यादा पंप करेगा, यानी कब एक्शन ज्यादा करेगा, कब एक्शन उसको कम करना है, दिस ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, राइट।
So this is how we can prove that brain is the vital portion of our body. तो जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी सुरक्षा उतनी अधिक होती है ना। तो इसे हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं, हमारे बॉडी में ये प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ये 3 लेवल पे होता है। पहला लेवल है बाय द बोन, दूसरा लेवल है बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन, और मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन को कहा जाता है मेनिंजेस। और तीसरा लेवल प्रोटेक्शन है बाय द CSF, cerebrospinal fluid। बोन का काम क्या है? कवर करना, और इसका काम क्या होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर रखना, कीप्स अवे फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मेनिंजेस, इनका काम है होल्ड द ब्रेन इन प्लेस। मतलब क्या हो गया? मान लीजिए मेरे पास हलवा है खाने के लिए, पुडिंग है, ठीक है। अब पुडिंग को हम थोड़ा सा सेमी सॉलिड कंडीशन में लाएं, पूरी तरह से सॉलिडिफाइड नहीं है, तो सेमी सॉलिड कंडीशन में है और सीधे टिफिन में डाल दिए और टिफिन को बैग में लेकर आ गए। आने के बाद जब हम खाने का कोशिश कर रहे हैं और जब टिफिन का ढक्कन खोलते हैं तो देखिए पूरा पुडिंग चारों तरफ फैल गया, होगा ना ऐसा? तो जब ये लचीला है, सेमी सॉलिड है, तो सिर्फ टिफिन में रख देना इट्स नॉट डन। उसके साथ उसको क्या करना होगा? किसी रैपर में रैप करके रखे ताकि वो अपनी जगह से हिले डुले ना, राइट? ठीक उसी तरह से ब्रेन है। ब्रेन बड़ा सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव टिश्यू है ना। अगर इसे किसी भी तरह का इंजरी होता है तो ये अपना जो कंडक्शन है, जो इसका फंक्शन है, वो लॉस कर सकता है। इसीलिए इसे सिर्फ बोनी कैविटी के अंदर रख देना पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, प्रोटेक्शन पूरा नहीं होगा। इसलिए उस बोनी कैविटी में भी इसे एक जगह फिक्स रखना होगा, और उस फिक्सेशन के लिए हमारे पास है मेनिंजेस। तो मेनिंजेस न केवल इसे अपनी जगह पे रखता भी है, पर मेनिंजेस इसके शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए भी फंक्शनल होता है, यानी ये इसका एक शॉक एब्जॉर्बर मटेरियल की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये कई तरीके से ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है। एक, ये तो शॉक एब्जॉर्बर है ही, प्लस ये एक बैरियर का काम करता है कि कुछ भी ब्लड में से निकल के डायरेक्ट ब्रेन में ना जाए, CSF के थ्रू होते हुए वो ब्रेन सेल्स तक पहुंचता है। तो ये एक फिल्टर है। अगर मान लेते हैं किसी तरह का माइक्रोब है ना, पैथोजेंस हैं या कुछ टॉक्सिक हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो उनको तो डायरेक्ट ब्रेन का एक्सेस मिल जाएगा अगर ब्रेन ब्लड में आ गया तो इसीलिए ये क्या करता है, जो भी मटेरियल ब्रेन में जाने के लिए होगा, तो जहां पे CSF है, पहले ब्लड में से निकलकर डिफ्यूज होकर वो मटेरियल CSF में आता है, और CSF के बाद वो डिफ्यूज होकर ब्रेन सेल्स तक जाता है। क्रिएट्स ए बैरियर between
ब्रेन एंड ब्लड। अब देखिए, तो बोनी कैविटी जो प्रोटेक्शन देने के लिए था, और इसे कहते हैं क्रेनियम। और हम पढ़ ही चुके हैं क्रेनियम के बारे में, इसलिए ज्यादा अलग से बताने का जरूरत नहीं है। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल और स्फेनॉइड, एथमॉइड, ये सभी उसके हिस्से थे। ये मिलकर क्रेनियम को बना रहे हैं, जो कि ब्रेन का आउटर कवर है, हार्ड एंड टफ कवर है। और आपको पता ही है, ये जो बोन्स के नाम गिनाए गए, इनको कौन सा जॉइंट जोड़ के रखता है? भूल गए? इतना जल्दी? साइनोवियल होगा, सैडल होगा, हिंज होगा, पूरा कंफ्यूज्ड। बॉल सॉकेट होगा, नहीं होगा। सैडल और हिंज में से भी किसी का ऑप्शन बनता है? नहीं। तो कैसा जॉइंट है? कार्टिलेजिनस है? फाइब्रस है? हाँ, इतना देर के बाद सही जवाब आया, फाइब्रस है। कहा? तो इन बोन्स को, क्रेनियम के जो बोन्स हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स, और इसीलिए ये इमूवेबल होते हैं। और बताए हैं अर्ली चाइल्डहुड में ये फाइब्रस जॉइंट्स पूरी तरह से, है ना, बने नहीं है, क्योंकि बोन अपने सरफेस तक एंड टू एंड आया नहीं है, इसीलिए बीच में पैल्पेट करता है, वो सॉफ्ट रहता है। और क्या होता है, शुरुआत के टाइम पे जो बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं वो बने हुए होते हैं, पर आपस में फ्यूज करने के बाद जाके 206 का नंबर लेकर आते हैं, उसके पहले वो अधिक होते हैं। सो क्रेनियम हो गया, इसका फंक्शन हो गया बोन को, ये ब्रेन को एक आउटर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग कवर देना, कॉल्ड क्रेनियम। इट गिव्स ए हार्ड protecting cover to the brain to avoid any injury to it. अब आते हैं मेनिंजस। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तीन होते हैं, 3 नंबर। आउटर टू इनर, बाहर से अंदर के तरफ। तो भाई बताइए, तो बाहर मतलब किस तरफ? टुवर्ड्स क्रेनियम। और इनर मतलब किस तरफ? ऑन द ब्रेन, या टुवर्ड्स द ब्रेन, यूनिफॉर्म रखें। ड्यूरा मैटर,
एरेक्नॉइड, पाया मैटर, तीन मेनिंजेस होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर। हो गया? अब देखिए, ड्यूरा मैटर ये सबसे बाहर के तरफ का मेनिंजस है। इसका काम क्या होगा? ज्वाइंस विथ द क्रेनियम, ये क्रेनियम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और पाया मैटर एसोसिएट्स विद द ब्रेन। ड्यूरा मैटर क्या रहता है? क्रेनियम के साथ एसोसिएटेड रहता है। पाया मैटर कहां रहता है? ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहता है। रहा एरेक्नॉइड, it connects the dura and pia matter। तो इस तरीके से तीन लेवल के मेनिंजस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं ब्रेन को। इसमें एरेक्नॉइड बड़ा स्पेशल है। यहां बहुत सारे ठेला वाले को देखे होंगे जो मैनुअल रिक्शा की तरह ठेला चलाते हैं, उसमें देखिएगा बड़ा भारी भारी आर्टिकल्स जैसे सोफा वगैरह, अलमीरा वगैरह ले जाता है जो, तो वो वुडन कार्ट होता है लकड़ी का बना हुआ, तो उसके साथ स्क्रैच आ सकता है। तो देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, रबर का एक फ्रेम उस पर रखता है, और उस रबर के फ्रेम में देखिएगा चप्पल जैसा काटा हुआ उसमें से रहता है। दरअसल जितने भी मतलब स्लीपर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो रबर की शीट में से, है ना, चप्पल के शेप का चप्पल, मतलब वो जो उसका ये है सोल है, वो काट कर उसमें से अलग करते हैं। तो जो रबर का हिस्सा बच जाता है उसे वो फेंक देते हैं, और ये लोग उसे उठा कर ले आते हैं और उसको एक कुशन मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसका इससे क्या कनेक्शन? तो उसमें देखिएगा जैसे जो गैप्स है ना, ठीक उसी तरह का गैप रहता है एरेक्नॉइड में। मतलब क्या हुआ, एक नेटवर्क है, एक मेस है, ये एक जाल की तरह है, लेकिन इस जाल के सरफेस की मोटाई बहुत अधिक होती है। इट इज समथिंग लाइक दैट। मान लीजिए ये एक है, फिर बात कर रहे हैं, वेरी बैड। इस तरीके से नेटवर्क बना रहता है, और यहां आप देख रहे हैं एस लिखा हुआ है, एस मीन्स स्पेस। मतलब हो गया कि ये एक थिक मटेरियल है, कंप्रेसिबल है,
और इसके बीच में गैप है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या कर सकता है, मान लेते हैं हम जंप करते हैं, पूछ लेंगे तो ब्रेन को भी उछाल मिलेगा, है ना। तो उसका जो शॉक है क्रेनियम से टकराने के पहले, ये जो है उसके शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये जस्ट लाइक रबर है, रबरिंग मटेरियल है, तो मतलब एक्चुअल रबर नहीं है पर रबर की तरह ये कंप्रेसिबल है। तो क्या होगा, इससे पहले कि ये मतलब हमारा ब्रेन क्रेनियम के साथ धक्का खाए, ये उसके शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, तो नेचुरली ब्रेन प्रोटेक्टेड रहा। इस तरीके से ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और दूसरा, पाया मैटर और ड्यूरा मैटर के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए ब्रेन को अपने जगह से हिलने डुलने भी नहीं देता। समझ में आ गया। अब इसका जो एम्प्टी स्पेस है, जहां एस एस लिखा हुआ एम्प्टी स्पेस है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, दैट इज अभी थोड़ी देर पहले आप लिखे हैं सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इधर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन को बढ़िया से समझिएगा तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी सॉल्व करने में आपको आसान होगा। Here ace is representing arachnoid space. It is filled with a fluid CSF along with arachnoid CSF contributes to shock absorption. तो पहला क्रेनियम, उसके बारे में तो बताने का जरूरत नहीं, कैसे ऑर्गेनाइज है पता ही है, एक ये हो गया। दूसरा था, दूसरा लेवल ऑफ सेफ्टी मेनिंजस, इसके बारे में भी जान गए। अच्छा, एक डिजीज है मेनिंजाइटिस, इसके बारे में सुने, बच्चों में जनरली होता है ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस, बहुत सारे हैं जिनके मदद से, और मॉस्किटो बाइट से मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। तो मेनिंजाइटिस कहीं भी मेडिकल टर्म में ITIS लगा हुआ है, इसका मतलब है स्वेलिंग, जैसे हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या हुआ, हेपेटोसाइट रिप्रेजेंट करता है लिवर सेल्स को, है ना, तो लिवर का स्वेलिंग हेपेटाइटिस। आर्थराइटिस, आर्थरो कहते हैं जॉइंट्स को, हाथ के पैर के जो भी जितने भी जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स का स्वेलिंग आर्थराइटिस। उसी तरह से मेनिंजाइटिस, मेनिंजस का स्वेलिंग, ठीक है। तो ये स्वेलिंग खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव, सीधा प्रेशर पड़ता है ब्रेन पे, और अगर ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्रेन का हालत क्या होगा, उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, आगे के सेल्स को ऑक्सीजन की कमी होगी एंड ब्रेन के सेल्स का डेथ शुरू हो जाता है। इसलिए मेनिंजाइटिस के केस में बच्चों में मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि अगर वो ओवरकम कर जाते हैं तो किसी न किसी तरह का मोर और लेस, चाहे बहुत कम लेवल पे हो या थोड़ा ज्यादा लेवल पे हो, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ जाता है। सो मेनिंजाइटिस यही इसका मतलब इससे रिलेवेंट है क्योंकि ये मेनिंजस के स्वेलिंग से रिलेटेड है। नाउ द CSF, थर्ड लेवल ऑफ सेफ्टी।
ए पोर्शन ऑफ लिम्फ या ऐसे कहिए, पोर्शन ऑफ लिम्फ मत कहिए, पहला चीज है सिक्रेटेड, चूंकि ये ब्रेन से रिलेटेड है इसलिए ब्रेन के ही पार्ट इसका सिक्रेशन भी करते हैं, सिक्रेटेड बाय द एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द फोर ब्रेन। तो वहां पर जब हम लोग ब्रेन के पार्ट्स का स्टडी करेंगे वहां पर भी आएगा। यहां इतना जान के रखिए ये कहां से रिलीज होता है, एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस से। ये सिक्रेटरी नेचर होते हैं इसलिए उनके द्वारा इनका सिक्रेशन किया जाता है। और इसका कंपोजिशन एक्चुअली क्यों कह रहे थे पार्ट ऑफ लिम्फ की तरह लगता है, क्योंकि इसका कंपोजिशन और टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ के कंपोजिशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, ऑलमोस्ट सिमिलर है। द कंपोजिशन ऑफ CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड लिम्फ is very similar। और ऑलरेडी इसके जो फंक्शन बताने हैं वो ऑलरेडी वहां देख चुके हैं। एक तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है और रहेगा कहां पे, ब्रेन के चारों तरफ एरेक्नॉइड स्पेस में, है ना। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, एक फिल्टर की तरह काम करता है ताकि ब्रेन के तरफ ब्लड में से कोई भी चीज आए इसके थ्रू गुजरे, तो एक बैरियर बनाता है ब्लड और ब्रेन के बीच में। बड़ा डेंजरस है। The functions of CSF to act as a shock absorber fluid constitutes a barrier between, ये तो रिपीट भी हो रहा है, blood and brain called blood CSF brain barrier। Parts of brain,
forebrain, midbrain, hindbrain। तो ब्रेन को हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं तीन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तीन हिस्से में। फिर फोर ब्रेन इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एक और पोर्शन है एपिथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब। ये एक हिस्सा, सेरेब्रम, ये दो रहता है। इस तरीके से, या इसे बी कर दीजिए, दो हिस्से में बांटते हैं हम लोग फोर ब्रेन। मिड ब्रेन, इसके दो पार्ट, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमाइना और सेरेब्रल एडिक्वेट। ये कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमाइना फोर ही नंबर होते हैं। हाइंड ब्रेन, इसमें है पोन्स, इसमें है मेडुला और इसमें है सेरेबेलम। ये फिर दो होते हैं। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेंसेफेलॉन। तो यहां देखिएगा हर जगह सेफेलॉन लगा हुआ है, सेफेलॉन लगा हुआ है। सेफेलॉन मीन्स ब्रेन।
ये पोर्शन मिलकर बनाते हैं डायेनसेफेलॉन। अब ज्यादा डिटेल करने का जरूरत नहीं है, दिस इज एनफ। इसी में ब्रेन के जितने पार्ट्स है, फंक्शंस है, सभी डील हो जाएंगे। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए, मिटाएं। हो गया। आइए पहले कॉन्सेंट्रेट करें फोर ब्रेन पे। सेरेब्रम इसका बिगेस्ट पार्ट है, सीधा ये 2 इन नंबर। ओवरऑल ब्रेन का भी और फोर ब्रेन का भी, फोर ब्रेन का तो है ही, और ओवरऑल ब्रेन का भी ये सबसे बड़ा पार्ट है। ये दो पार्ट में बटा हुआ है और दोनों मिलकर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ब्रेन कवर करते हैं। तो आप फोर ब्रेन कहिए, आप मेन ब्रेन कहिए, सब यही है, एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं। द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड फोर ब्रेन ऑल्सो। ठीक है, दोनों के बीच में दोनों पार्ट जो हैं, दोनों को एक एक हेमिस्फीयर कहते हैं। बोथ आर कॉल्ड हेमिस्फीयर्स। इन दोनों को हेमिस्फीयर कहा जाता है, लेफ्ट एंड राइट, और पॉपुलरली इन्हें लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन भी कहते हैं। तो दो हिस्से में बटा हुआ है, ऐसा नहीं कि यहां से आधा आगे आधा पीछे, वैसे नहीं है, लैटरली रहते हैं। ठीक है, इसलिए लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऐसे रहता है। अब दोनों हो तो गए, पर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। एक कनेक्टिंग टफ्ट ऑफ नर्व फाइबर्स रहता है, यानी मोटा रस्सा जैसा नर्व फाइबर रहता है दोनों के बीच के कनेक्शन का, उसे कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। बोथ द हेमिस्फीयर्स remain connected by a tuft of nerve fibers, और इन्हें कहते हैं कॉर्पस कैलोजम। अगर आप फोर ब्रेन का सरफेस देखेंगे तो इसमें बहुत अंड्यूलेशंस मिलेंगे, यानी उतार चढ़ाव।
surface of the cerebrum has many undulations. इसमें बहुत उतार चढ़ाव मिलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टिंग पोर्शन remains gray in color due to a large number of cytons associated with epithelium tissue. न्यूरो एपिथेलियम इसे कहते हैं। एपिथेलियम के साथ बहुत सारे साइटॉन्स यानी सेल बॉडीज एसोसिएटेड हैं और उनमें नेसल ग्रैन्यूल्स हैं जो कि उन्हें ग्रे कलर प्रोवाइड करते हैं। इसलिए देखिएगा जो प्रोजेक्टिंग यानी ऊपर का पोर्शन जो है सेरेब्रम का वो ग्रे कलर का दिखता है। दिस इज द रीजन। दिस एरिया इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। मतलब हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। लोअर पोर्शन of the cortex appear white। और समझ ही सकते हैं क्यों व्हाइट होगा, क्योंकि वहां पे फैटी लेयर रहता है जिसे हम लोग कहते हैं मेनिन, ये माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ किसके ऊपर चढ़ा हुआ होगा? एक्सॉन के ऊपर। तो जाहिर सी बात है लोअर पोर्शन व्हाइट कलर का जो अपीयर हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सॉन्स है। लोअर पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स अपीयर व्हाइट बिकॉज ऑफ एक्सॉन्स covered with myelin sheath। The gray portion gray matter और white portion white matter constitute करता है। इस तरह से कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर अपीयर होता है। लेफ्ट एंड राइट रिमेन कनेक्टेड, एन है। बाय टफ्ट और नर्व फाइबर, इसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। और इधर हो गया इसके सरफेस के बारे में, अंड्यूलेशंस होते हैं, है ना, उतार चढ़ाव दिखते हैं। ऊपरी सरफेसेस का ग्रे नजर आएगा बिकॉज ऑफ साइटॉन्स जो कि न्यूरो एपिथेलियम के वजह से रहते हैं। और लोअर पोर्शन अपीयर होगा व्हाइट बिकॉज ऑफ एक्सॉन, और एक्सॉन पे माइलिन शीथ रहता है जो कि एक तरह का लिपिड है। तो लिपिड रिच रीजन होने के कारण ये व्हाइट अपीयर होता है। ठीक है, यहीं तक रखिए, उसके बाद अगले क्लास में पॉज कीजिए, पॉज कर दीजिए।